आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पाठ 16 विश्व परिवहन। इसमें समुद्री मार्ग और रेल मार्ग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से स्वेज नहर तथा पनामा नहर का वर्णन कीजिए और स्वेज नहर और पनामा नहर से दोनों में की तुलना भी कीजिए। तो स्वेज नहर कहाँ पे है, पनामा नहर कहाँ पे है, दोनों कहाँ पे स्थित होने के साथ साथ इनसे कितना फ़ायदा है, क्या है, वो इस आंसर में हम लोग देखेंगे। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। मतलब सबसे ज़्यादा पानी के जहाज इसी नहर से आते और जाते हैं, जो स्वेज नहर के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किस सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फर्डिनेंड डी लेसेप्स नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में यह नहर जो है 17 नवंबर 1869 में बनाई गई थी। इसको बनाने वाले जो इसके इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। और कब शुरुआत हुई इसकी? 1869 में। इसके बनाने में 180 लाख पाउंड खर्च हुए और इसका निर्माण कार्य 1859 से प्रारंभ होकर के कब समाप्त हुआ? 1869 में। जून 1956 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद से इस नहर पर मिस्र का अधिकार हो गया। क्योंकि ये जो नहर जहाँ पे बना है वो अफ्रीका का एक देश है मिस्र, तो उस पे मिस्र की भूमि पर ही ये तैयार हुआ है, इसलिए इस पर अधिकार किसका हो गया? मिस्र देश का। 29 अक्टूबर 2008 को एक संधि हुई थी। 2008 को कॉन्स्टेंटिनपुल में आयोजित सम्मेलन में यह तय किया गया कि युद्धकाल को छोड़कर इस नहर से सभी देशों के जहाज आ जा सकेंगे। यानी 2008 में यह तय किया गया कि जब युद्धकाल होगा तो युद्धकाल में ये जो जहाँ वो है नहर जो है इसको बंद कर दिया जाएगा और कोई भी जहाज वहाँ से आ जा सकेंगे नहीं। लेकिन युद्धकाल समाप्त होने के बाद उस नहर को खोल दिया जाएगा। यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सहित से मिलती है। लाल सागर का जो बंदरगाह है, पोर्ट जो है वो कौन सा है? स्थित पोर्ट स्वेज। कौन सा है वो बंदरगाह? स्वेज। स्वेज पोर्ट को ये जोड़ती है बंदरगाह सईद से। तो स्टार्टिंग इसका स्वेज से है और एंडिंग कहाँ पे है? सईद से मिलती है। ये नहर 190 किलोमीटर लंबी है। इसकी गहराई 22.5 मीटर है तथा चौड़ाई 365 मीटर है। इस नहर से 2,10,000 DWT लदे तेल वाहक जहाज गुजरते हैं। पश्चिम यूरोप को सुदूर पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले इस मार्ग का महत्व इस बात पर है कि इस मार्ग में 2 स्थानों पर ईंधन मिलता है। अच्छा, जब पानी का जहाज चलता है तो उसको भी ईंधन की ज़रूरत मिलती है। तो इस मार्ग में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसको 2 जगह से ईंधन मिल जाता है। एक जगह तो है आपका म्यांमार और पूर्वी द्वीप समूह में मिट्टी का तेल और पश्चिम यूरोपीय देशों में कोयला। ठीक है, ये 2 जगह से इसको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जिब्राल्टर, माल्टा, स्वेज, अदन, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता और सिंगापुर जैसे बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह इस मार्ग में आते हैं। इस मार्ग में से कई छोटे छोटे मार्ग मिले हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक खाड़ी से समुद्र से होता हुआ एक सामुद्रिक मार्ग स्वेज मार्ग से कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। यानी आप देख सकते हैं कि इसमें चहल पहल बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्थान ऐसा है जो इस नहर से आकर के मिलता है। इसमें जहाज 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, अतः साधारणतः इस नहर को पार करने में कितना समय लग जाता है? 12 घंटे लग जाते हैं। नहर की चौड़ाई कम होने के कारण इसमें एक साथ 2 जहाज नहीं निकल सकते। यानी कि अगर चाहें कि 2 जहाज एक साथ निकल सके तो ऐसा नहीं हो सकता। अतः जब एक जहाज निकलता है तो दूसरे को बांध दिया जाता है। अब ये देखिए मैप में आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको स्वेज नहर के बारे में बता रही हूँ। ये देखिए अफ्रीका देश में है ये। कहाँ पे? मिस्र में। और ये क्या कहते हैं, ये भूमध्य सागर ये है और ये है लाल सागर, है ना? इन इन्हीं दोनों को वो जोड़ रहा है। कौन सा नहर? स्वेज नहर। इसके बाद जब मैं आपको पनामा नहर पढ़ाऊंगी तो ये देखिए ये दिया हुआ है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने के लिए पनामा नहर बना हुआ है। रेड कलर से मैंने आपको दिखाया है। ऐसे ही यहाँ पे स्वेज नहर को दिखाया है। अच्छा, और अब आप ब्लू वाला लाइन जो देख रहे हैं ना, ये देखिए साइड साइड में पूरे अफ्रीका के बाहर बाहर से पहले इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, लेकिन जब स्वेज नहर बन गई तो वो जो रास्ता है वो इतना छोटा सा हो गया।
ऐसे ही पनामा नहर जो है उसका रास्ता देख रहे हैं कितना लंबा है। ये पूरा ब्लू वाले लाइन से देखिए इतना लंबा घूम करके जाना पड़ता था। लेकिन जब पनामा नहर बन गया तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये देखिए ये दिया हुआ है ना लाल रंग का लाइन, इतना छोटा सा इसका रास्ता हो गया है। तो इससे यही फायदा हुआ है। एक दिन में अधिक से अधिक कितने जहाज यहाँ से पास हो सकते हैं? 24 जहाज इसमें से आ और जा सकते हैं। इस नहर के बन जाने से यूरोप और सुदूर पूर्व के देशों के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। भारत और यूरोपीय देशों के बीच इस नहर के कारण व्यापारिक संबंध बड़े सुदृढ़ हुए, क्योंकि देखिए बहुत कम समय में जहाज एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगा, तो व्यापार जो था वो और तेज़ी से होने लगा और उनके जो संबंध थे वो और अच्छे हो गए। प्राचीन काल से भारत और चीन से स्थल मार्ग द्वारा कीमती सामान जैसे रेशम, मसाले, कीमती पत्थर आदि निर्यात किए जाते थे, यानी कि बेचे जाते थे। किंतु समुद्री मार्गों का विकास हो जाने से अब इन देशों के बीच सभी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता था। पहले तो था कि भारत और चीन से स्थल मार्ग से होता था, लेकिन जब ये बन गया तो अब क्या है, समुद्री मार्गों के द्वारा होने लगा। सुएज़ नहर के उत्तर के देशों से अधिकतर क्या मंगाई जाती हैं? मशीनें, लोहे का सामान, कोयला, विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुएं, कपड़ा और यूरोप का बना अन्य माल भेजा जाता है। हिंद महासागर को छोड़कर दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्यतः खाद्य पदार्थ और कच्चा सामान भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से गेहूं, ऊन, तांबा और सोना, न्यूजीलैंड से ऊन और मक्खन, चीन और श्रीलंका से चाय, मॉरिशस और जावा से शक्कर, बांग्लादेश से जूट, पाकिस्तान से गेहूं, अरब से कहवा, मंचुको से सोयाफली, फारस से की खाड़ी, म्यांमार और इंडोनेशिया से पेट्रोलियम, प्रशांत महासागर के द्वीपों से नारियल, पूर्वी अफ्रीका से रबड़, हाथी दांत और कच्चा चमड़ा स्वेज नहर द्वारा पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देशों को भेजा जाता है। इससे होने वाली आय के कारण मिस्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, यानी जो मिस्र देश जो है उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। 2015 में इसकी मरम्मत व पुनर्निर्माण पूर्ण होने के बाद राजस्व में 30% की वृद्धि भी हुई। जो टैक्स लगते थे उसमें वृद्धि करके कितनी कर दी गई? 30% की और वृद्धि कर दी गई। 2019 में इससे होकर एक दिन में अधिकतम 81 जहाज तक गुजरे हैं। पहले मैंने बताया था ना कि जहाज जो थे वो उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब कितनी हो जा रही है? 81 जहाज तक यहाँ से आ जा सकते हैं। 2018-19 में राजस्व आय कितना हो गया? 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर में हुई है इसकी। तो आपको समझ में आ गया है कि स्वेज नहर कहाँ पे है और इससे कितना फ़ायदा हुआ, कितने कम समय में एक लंबी दूरी का रास्ता जो है वो पूरा कर लिया जाता है। और इससे कई देशों का, बल्कि कह लीजिए विश्व के लगभग सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित ही नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ उनका व्यापारिक संबंध भी सुदृढ़ हुआ है। अब आते हैं हम लोग पनामा नहर पे। पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा में स्थित है और ये प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अब देखिए दो महासागर यहाँ पे दिए हुए ना, प्रशांत महासागर ये दिया हुआ है और उत्तरी अटलांटिक महासागर ये दिया हुआ है ना। इन दोनों को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। तो क्या है कि इन दोनों को जोड़ रहा है। कहाँ गया इसका पनामा वाला? एक मिनट यहाँ खोल रहे हैं। ये मानव निर्मित है, ठीक है। और यह नहर 82 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 1914 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1914 में यह पूरा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों के यात्रा समय को कम करना था। यात्रा का समय आपने देखा ना कितना लंबा यात्रा करना पड़ा था, तो उस समय को कम करना था, जिससे व्यापार और सैन्य संचालन में वृद्धि हुई। इतिहास और निर्माण। पनामा नहर का निर्माण अमेरिका द्वारा 1904 से 1914 तक किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच एक सीधा जलमार्ग प्रदान करना था, जिससे जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप से होकर चक्कर लगाने की आवश्यकता ना हो। नहर के निर्माण में कई देशों के श्रमिकों ने काम किया, जिसमें भारतीय मजदूर भी शामिल हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। महत्व और उपयोग क्या है? पनामा नहर का व्यापारिक और आर्थिक महत्व अत्यधिक है। यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों के बीच यात्रा को आसान और तेज़ बनाती है, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई है। नहर से हर साल
लगभग 14,000 जहाज गुजरते हैं, जिनमें कंटेनर शिप, तेल और गैस टैंकर आदि शामिल हैं। तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? पनामा नहर में 3 प्रमुख लॉक्स हैं: गातून, पेड्रो, मिगुएल और मिराफ्लोर्स। ये लॉक्स जहाज़ों को नहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में मदद करते हैं। अभी आप पूछेंगे कि ये लॉक्स क्या होता है? आपने जो ये पनामा नहर जब बना ना, तो इसमें बीच में पहाड़ भी आया है, ठीक है? तो पहाड़ से जब रास्ता बना होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुदाई हुई होगी उसको गहरा करने के लिए, ठीक है? तो लेकिन फिर भी पानी के जहाज़ इतने भारी होते हैं, जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे होते हैं। तो उस नहर में लॉक्स बना दिए गए। लॉक्स क्या था? एक तरह का आप समझ लीजिए कि दोनों साइड में दरवाज़ा बना दिए। कई किलोमीटर दूर-दूर में 2 दरवाज़े लगा दिए गए। जब जहाज़ उसके अंदर आता था, उस दरवाज़े से मतलब दरवाज़ा खुला रहता था, जब अंदर आता था, तो पानी अब क्या है, ज़मीन वो छू सकता था, जहाज़ टूट सकता है। तो उसको जहाज़ को ऊपर करने के लिए जब दोनों तरफ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो पानी को बहुत फ़ोर्स से उसमें नहर में डाला जाता है, ताकि पानी का जहाज़ जो है थोड़ा-सा ऊपर आ जाए। फिर पानी का जहाज़ जब ऊपर आ जाएगा तो वो अपना चला करके आगे बढ़ गया। फिर कई किलोमीटर की जब दूरी वो तय करके जब आ जाता है, दरवाजे के पास आने वाला होता है, तो दरवाज़ा फिर से खोल दिया जाता है, ताकि जहाज़ जो है, पानी का लेवल कम होगा और वो नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो गहराई अपने आप से है। पहाड़ी वाले इलाके पे गहराई नहीं थी, तो उसको ऊपर उठाने के लिए पानी का फ़ोर्स दे कर के, पानी की मात्रा बढ़ा बढ़ा कर के पानी के जहाज़ को ऊपर किया गया। फिर जब गहराई आ गई तो पानी को कम कर दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया गया, पानी फैल गया और जहाज़ अपने आराम से चला गया। तो ये जो लॉक्स है यहाँ पर 3 बार बनाया गया, 3 जगहों पर बनाया गया है। एक गातून में, दूसरा है पेड्रो मिगुएल में और तीसरा है मिराफ्लोर्स में। ये लॉक्स जहाज़ों को नहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में मदद करते हैं। नहर की सबसे कम चौड़ाई, देखिए चौड़ाई इसकी सबसे कम जहाँ पर आती है वो है सिर्फ 100 मीटर। 100 मीटर की चौड़ाई सबसे कम है और बाकी जगह पर ये और भी चौड़ी है। इसकी गहराई कितनी है? 12 मीटर तक। नियंत्रण और प्रबंधन किसका है इस पे? पनामा नहर का नियंत्रण पनामा सरकार के पास है, जो पनामा कैनाल अथॉरिटी के माध्यम से इसका प्रबंधन करती है। ये संस्था नहर के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए जिम्मेदार है। चुनौतियां और भविष्य: पनामा नहर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा शामिल है। इसके अलावा नहर के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है, ताकि ये बड़े जहाज़ों को समायोजित कर सके। पानी के जहाज़ दिन पर दिन बड़े ही होते जा रहे हैं, तो ये एक आवश्यकता बनती जा रही है कि ये और बड़ा हो और गहरा हो, ताकि आराम से ये इसमें जहाज़ को लाना और ले जाना दोनों आराम से हो सके। पनामा नहर प्राधिकरण ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है, जिसके द्वारा ये इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर रहा है। आशा है आपको पनामा नहर और सुएज़ नहर दोनों समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने इसके बाद दूसरे वीडियो में पनामा नहर और सुएज़ नहर की तुलना को उस वाले वीडियो में डाल दिया है। आप उस वीडियो में जाकर के दोनों की तुलना देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर से संबंधित कोई आपको जिज्ञासा हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं।